मून इन द डे एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब दोहा खुद से कहता है कि जैसे पिछली बार तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब वो कांग के लिए कह रहा था। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो मॉर्निंग में एक हिल साइड एरिया पर जाती है क्योंकि ये उसके डैड की ग्रेव है। इसलिए वो यहाँ आती है और अपने डैड को अपनी अचीवमेंट के बारे में बताने लगती है कि उसे नेशनल फायर असेंबली ज्वाइन करने का मौका मिल गया है। इसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से जाने लगती है क्योंकि कल उसका इंटरव्यू है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रही थी माउंटेन से, सामने उसे दोहा आता हुआ दिख जाता है। वो उससे छुप जाती है क्योंकि उसे लगता है वो फिर से उसे अपनी बॉडीगार्ड बनने के लिए कहेगा। लेकिन दरअसल मैनेजर ने उस टेम्पल और उस मोंग को ढूंढ निकाला था, इसीलिए दोहा यहाँ पर आया था। यहाँ पर जैसे ही वो उस टेम्पल में आता है, वो उस मोंग से पूछता है कि आप अभी भी तावीज़ बनाते हो। इसीलिए वो मोंग कहता है कि तुम अंदर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैनेजर बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि इस मोंग ने भी दोहा की स्पिरिट से कुछ नहीं कहा। उसे तो लगा था कि वो दोहा की स्पिरिट को भगा देंगे और उसकी जान छूटेगी। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो तावीज़ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वैसा तावीज़ कहीं नहीं मिलता जो कि कांग के पास है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि तावीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसने कभी भी कांग के पास कोई भी ऐसा तावीज़ गले में नहीं देखा है। इसलिए वो परेशान होने लगता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मेट्रो वाले मोंग को देखते हैं जो कि दोहा को अपने टेम्पल में देख लेता है और छुप जाता है और दोहा के जाने के बाद अपने बड़े गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि ये तो वही 1500 साल पुरानी आत्मा है, हम दोनों को इसे मिलके पकड़ लेना चाहिए। लेकिन उसका सीनियर मोंक मना कर देता है और कहता है कि ये उन दोनों की कहानी है, यानी कि दोहा और कांग की। हमें उन कहानी के बीच में आने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम कुछ मत करो। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जिसके पास नेशनल फायर एजेंसी से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है क्योंकि सुपरस्टार जुनहो ने हमसे कहा है कि तुम उनकी बॉडीगार्ड हो, इसलिए तुम नेशनल फायर एजेंसी को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये सुनकर तो कांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जुनहो यानी कि दोहा से मिलने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा से मिलने उसके स्टूडियो पर आती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो उसे अपनी कार के पास ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में था। पुलिस स्टेशन वाले उसे बता देते हैं कि जो पहली बार जुनहो पर अटैक हुआ था, मतलब जिस टाइम वो पानी में गिरा था, वो ऐसे ही नहीं था, किसी ने उसका मर्डर प्लान किया था। जिसके बाद तो उसका भाई परेशान होने लगता है कि कौन उसके भाई को मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा को ढूंढते हुए उसकी कार के पास पहुंच जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन जब भी कोई जवाब नहीं आता तो वो कार के अंदर चली जाती है और वो नोटिस करती है दोहा तो बेहोश है। वो उसे चेक कर ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसे भी बेहोश कर देता है और जो किडनैपर थे वो कांग का सारा सामान बाहर फेंककर उन दोनों को ही किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसे अपने भाई की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो मैनेजर को बोलता है कि तुम जुनहो के साथ ही रहना। इसके बाद हम हान को देखते हैं जिसके साथ पुलिस वाले भी थे और वो ताई से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ताई ने ही जुनहो पर हमला करवाया था। इसके बाद ताई मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जुनहो और कांग दोनों का ही किडनैप हो गया है, जिसके बाद ये परेशान होने लगते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, जबकि ताई तो उनके सामने ही खड़ा था। दूसरी तरफ हम दोहा और कांग को देखते हैं जो कि दोनों बेहोश थे और उन सारे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने इन दोनों को किडनैप किया है। लेकिन तभी यहाँ पर कांग को थोड़ा होश आता है और वो देखती है कि वो और दोहा तो किडनैप हो गए हैं। इसलिए वो यहाँ पर दोहा को जगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे होश नहीं आता। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक चाकू था जिसकी वजह से वो अपनी रस्सियाँ खोल लेती है और यहाँ पर किडनैपर्स को भी पता चल जाता है कि उस लड़की को होश आ गया है, इसलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कांग उनके सामने आ जाती है और उनसे पूछती है कि कौन हो तुम लोग और तुमने हम दोनों को किडनैप क्यों किया है। वो उसे सामने से कुछ नहीं बताते और उससे लड़ाई करने लगते हैं। उन्हें तो लगता है कि एक अकेली लड़की उनका क्या ही बिगाड़ेगी, लेकिन हमें तो पता ही है कि वो एक बहुत अच्छी फायर फाइटर है, इसलिए वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाती है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से उस पर हमला करता है जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिरती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। दूसरी तरफ हम हान, पुलिस वाले और ताई को देखते हैं जो कि खुश हो रहा था कि जुनहो का किडनैप हो गया है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ किडनैपिंग वाले लोग आ जाते हैं और वो ताई को बोलने लगते हैं कि आपने हमें सुपरस्टार जुनहो का किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला। वो सारे बेवकूफ़ पुलिस के सामने ही ये सब बोल रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ताई ने भी जुनहो का किडनैप करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कोई और ही लोग जुनहो का किडनैप करके चले गए। इसीलिए यहाँ पर पुलिस वाले ताई और उन सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जुनहो का किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि उस होमलेस पर्सन ने करवाया है जिसकी जान कांग ने बचाई थी। यहाँ पर किडनैपर
उनको फ़ोन करता है और कहता है कि जुन्हो के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम फायर फाइटर कांग है, हमने उसे भी किडनैप कर लिया है। वो होमलेस पर्सन कहता है कि ठीक है, उन दोनों को ही मार डालो। अब ये बात हमें समझ नहीं आती क्योंकि कांग ने तो उस आदमी की जान बचाई थी, फिर वो कांग को क्यों मरवाना चाहता है। लेकिन उन्हें तो ऑर्डर्स फॉलो करने थे, इसीलिए वो कांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है दोहा की, जो कि अपने ज़माने का बहुत ही अच्छा वॉरियर है, इसलिए वो आसानी से उन सब की बैंड बचा देता है। यहाँ पर एक आदमी तो कांग के गले पर चाकू रख लेता है और उसका खून बहने लगता है, जिसे देखकर तो दोहा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका गला ही पकड़ लेता है और बस मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देता है। इसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है हमें किडनैप करने के लिए। यहाँ पर वो किडनैपर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बोल देता है कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरे पास उसका नंबर है। इसीलिए यहाँ पर दोहा उस किडनैपर का फ़ोन अपने पास रख लेता है। इसके बाद यहाँ पर वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो कांग के पास आता है, लेकिन वो उसे टच नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि उसके तावीज़ की वजह से वो उसे टच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर दोहा कांग से कहता है कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरे पास है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और थोड़ी देर बाद सब पुलिस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और तब तक कांग को भी होश आ जाता है। यहाँ पर सब लोगों को देखकर बहुत हैरानी होती है और सबको लगता है कि इन सारे गुंडों की इतनी बुरी हालत कांग ने ही की है, क्योंकि दोहा तो यहाँ कहीं था ही नहीं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग कांग से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। कांग पुलिस वालों से पूछती है कि दोहा कहाँ पर है, यानी कि जुन्हो। वो उसे बताती है कि वो हमें बेहोश मिला था, लेकिन हमें तुम पर ही शक है, कहीं तुमने तो ये सब नहीं करवाया पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि तुमने उन बेचारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, बल्कि तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए हमें तुम पर भी शक हो रहा है। लेकिन यहाँ बेचारी कांग तो कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उन सबको तो दोहा ने मारा था, ना कि कांग ने। लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता क्योंकि वो तो खुद ही बेहोश थी। हम दोहा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसका भाई उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। इस पर दोहा कहता है कि तुम फिर कांग को मेरा बॉडीगार्ड बना दीजिए, क्योंकि आपने देखा नहीं, उसने 2 बार मेरी जान बचाई है, उससे अच्छा मेरे लिए कोई बॉडीगार्ड हो ही नहीं सकता। इसीलिए हान भी उसकी बातें मान जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपने घर वापस आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि कब उसने उन गुंडों की इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी। उसे तो बस ये याद था कि उसने उन गुंडों को थोड़ा बहुत ही मारा था। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो उसी आदमी को ढूंढ रहा था जिसने कि कांग और उसका किडनैप करवाया था, और ढूंढते ढूंढते वो एक शॉप के पास पहुंच जाता है जहाँ से उस होमलेस पर्सन ने किडनैपर को कॉल किया था। और यहाँ से मैनेजर एक CCTV फुटेज भी निकाल कर लाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि वही होमलेस पर्सन ने ही जुन्हो और कांग का किडनैप करवाया था। दूसरी तरफ हम उसी होमलेस पर्सन को देखते हैं जो कि किसी आत्मा से बचकर भाग रहा था। वो आत्मा उससे कह रही थी कि उन दोनों को मार डालो, यानी कांग और दोहा को। लेकिन ये होमलेस पर्सन उस आत्मा की बात मानने को मना कर देता है, इसलिए आत्मा उसे जान से ही मार डालती है, जिसके बाद वो आत्मा इस बॉडी के अंदर ही आ जाती है, मतलब इस बॉडी को प्रोसेस कर लेती है। और यहाँ पर हम एक काले साए को भी देखते हैं। इसके बाद हम उस होमलेस पर्सन को देखते हैं जो अच्छे से ड्रेसअप होता है और न्यूज़ में दोहा को देखने लगता है और ईवल स्माइल देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि होमलेस पर्सन के अंदर भी एक आत्मा है जो कि 1500 साल पुरानी है, और वो भी दोहा की तरह ही बदला लेने आई है। लेकिन किससे और ये किसकी आत्मा है, ये हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग की फ्रेंड उसे उठाती है और उसे टीवी में दिखाती है कि सब लोग उसके बारे में बहुत ही भला बुरा बोल रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब उसने सुपरस्टार जुन्हो का हाथ मोड़ा था, चुपके से उसकी किसी ने वीडियो बना ली थी और वीडियो वो सब जगह वायरल हो जाती है। इसीलिए जुन्हो के सारे फैंस कांग के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो सब लोग यही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कांग को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम फायर फाइटर एजेंसी का भी सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग कांग से इस बारे में बात करते हैं और बेचारी कांग एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है उस सिचुएशन को, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता और उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो इसी वीडियो को देख रहा था। तभी यहाँ पर यीसेल भी उससे मिलने आती है, लेकिन दोहा उससे सीधे मुंह बिल्कुल भी बात नहीं करता और एटीट्यूड में उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम कांग के सभी दोस्तों को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद उसे सब दोस्तों को उसके लिए बुरा भी बहुत लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी फायर फाइटर है। दूसरी तरफ कांग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी नेशनल एजेंसी का भी इंटरव्यू भी चला गया और वो सस्पेंड भी हो गई और सब लोग सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल भी कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर वो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ हम हान और उसके मैनेजर को देखते हैं। हान का मैनेजर उसे आके बताता है कि उन सब लोगों ने जुन्हो का नाम लिया है कि जुन्हो ने ही उन्हें बुरी तरह से मारा है, लेकिन हान को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका कमज़ोर सा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए वो बोलता है कि उन सबको पैसे दो और उनका मुँह बंद कर दो। दूसरी तरफ
हम मैनेजर को देखते हैं जिसे कि जुन्हो से खून से भरी हुई शर्ट मिल जाती है। मतलब उसे भी पता चल जाता है कि उन सारे किडनैपर्स को जुन्हो ने ही मारा था, लेकिन वो बात किसी से नहीं कहता क्योंकि वो तो पहले ही बेचारी दोहा से डरा हुआ है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि कांग से मिलने पहुंच जाता है और उसे बताता है क्या तुम प्लीज़ मेरे भाई की बॉडीगार्ड बन सकती हो, लेकिन कांग इसके लिए मना कर देती है। हान उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे भाई की बॉडीगार्ड बन जाओगी तो मैं तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ और सोशल मीडिया पर जो तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल रहे हैं मैं उनका भी मुंह बंद कर सकता हूँ। और तो और प्लीज़ मेरे भाई के पास सिर्फ जीने के लिए 1 ही महीना है क्योंकि उसे कैंसर है। अब ये सारी बातें सुनकर कांग भी इमोशनल हो जाती है और 1 महीने के लिए वो जुन्हो की बॉडीगार्ड बनने के लिए राज़ी हो जाती है। इसलिए वो जुन्हो से मिलने उसके घर जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत बार बुलाती है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलता। यहाँ पर वो देखती है कि उसका घर तो बहुत ही बड़ा और आलीशान है। इसके बाद दोहा भी उसके सामने आ जाता है जिसे वो जुन्हो समझ रही है। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पर कांग उसे बताती है कि मैं सिर्फ 1 महीने के लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। ये सुनकर दोहा मन ही मन में सोचने लगता है कि 1 महीना काफ़ी होगा, 1 महीने में मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर दोहा स्टूडियो में जा रहा था क्योंकि आज उनके डायलॉग की प्रैक्टिस थी। यहाँ पर हम कांग को भी देखते हैं जो फुल बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में दोहा के साथ साथ चल रही थी। वो जैसे ही रेस्टरूम में जाती है वहाँ पर कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है कि सच में जुन्हो एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा बुरा है और डायलॉग बोलने तो उसे आते ही नहीं। यहाँ पर इन शॉर्ट वो जुन्हो का मजाक उड़ा रही थी जिसे कांग को देखकर बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सब लोग ही जुन्हो का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे डायलॉग बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन दोहा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग आने लगते हैं, मतलब यहाँ की मेन कास्ट, साइड एक्टर्स, डायरेक्टर और यहाँ पर यीसेल भी होती है क्योंकि वो ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है। यहाँ पर हम कांग को भी आते हुए देखते हैं जो कि दोहा को चीयर अप कर रही थी। इसके बाद यीसेल दोहा को चिढ़ाती है क्या आज भी तुम अपनी खराब एक्टिंग की वजह से हमारा टाइम वेस्ट करने वाले हो। ये सुनकर दोहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर कांग उसके पास आती है और उसे चीयर अप करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सब लोगों को यकीन था कि दोहा बिल्कुल भी अच्छे डायलॉग नहीं बोल पाएगा क्योंकि उनके लिए तो ये जुनून है, लेकिन यहाँ पर दोहा उस हिस्टोरिकल ड्रामे के बहुत ही अच्छी तरीके से डायलॉग बोलता है क्योंकि वो भी तो 1500 साल पुराना है, वो भी तो एक हिस्ट्री ही है, इसलिए वो हिस्टोरिकल ड्रामे के बहुत अच्छे डायलॉग बोलता है। इसीलिए वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। इसके बाद ये सब लोग खुशी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मैनेजर दोहा की शर्ट के ऊपर पानी गिरा देता है जिसकी वजह से कांग उसके लिए नया कोट लेने गाड़ी के पास जाती है और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ लोग रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो हैरान थी कि दोहा ने इतने अच्छे से डायलॉग कैसे बोले। इसके बाद हम ताई को देखते हैं जो कि यीसेल से पूछता है मुझे पक्का यकीन है उस जुन्हो ने गंदी तरह से डायलॉग बोले होंगे इसलिए डायरेक्टर मुझे कास्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर यीसेल कहती है कि उसने बहुत अच्छे से डायलॉग बोले इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम इस ड्रामे में आ सकते हो, तुम्हारा एक्टिंग करियर तो ख़त्म समझो, और ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर ताई को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर उसी होमलेस पर्सन को देखते हैं जिसके अंदर 1500 साल पुरानी आत्मा है। आज के बाद हम इनको मिस्टर सियोक नाम से बुलाएंगे। यहाँ पर मिस्टर सियोक ताई को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो आत्मा जो कि मिस्टर सियोक के अंदर है, और वो ताई को हिप्नोटाइज करने में भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो जैसे ही दोहा के लिए नया कोट लाने जाती है वो यहाँ पर उसकी शर्ट को नोटिस कर लेती है जिस पर खून के निशान लगे हुए थे, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उस दिन किडनैपर्स की इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई उसने नहीं बल्कि दोहा ने की थी। इसलिए वो उसे इस बारे में पूछती है लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए वो कहती है कि ठीक है मैं फिर ये सबको दिखाने जा रही हूँ, लेकिन दोहा उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन फिर से उसे कांग की प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से झटका लगता है, जिसके बाद दोहा देख लेता है कि वो ब्रेसलेट कांग के हाथ में है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके बाद हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कांग छोटी थी और वो इतना बड़ा तावीज़ पहनकर स्कूल में जाती थी, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो तावीज़ तोड़ देती है, लेकिन तावीज़ की वजह से ही उसके दोहा की आत्मा दिखनी बंद हो गई थी, इसलिए उसके पापा को टेंशन होती है, इसलिए उसके पापा उस छोटी सी माला को एक ब्रेसलेट बना देते हैं ताकि वो उसका मजाक ना उड़ाए। इसके बाद वो इसी ब्रेसलेट को बचपन से लेकर अब तक कैरी करती हुई आ रही है, इसीलिए ही कांग को दोहा की आत्मा दिखनी बंद हो गई थी। को भी समझ में आ जाता है कि अगर उसे कांग को मारना है तो पहले उस ब्रेसलेट को कांग से दूर करना होगा। ये इस बात पर बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी कांग नोटिस करती है कि एक कार बड़ी तेजी से जुन्हो की तरफ आ रही है। हम देखते हैं कि ये कार और कोई नहीं बल्कि ताई ही चला रहा था क्योंकि मिस्टर सियोक ने उसे हिप्नोटाइज करके कहा था कि जाओ और जुन्हो को मार डालो।
लेकिन यहाँ पर कांग जुनहो की जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और कार की टक्कर सीधा जाकर कांग को लगती है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और वो वहीं रोड पर बेहोश हो जाती है। और दूर से दोहा को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि कांग ने उसकी जान जो बचाई थी, ये देखकर वो उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकती, तुम ऐसे नहीं मर सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके एपिसोड नंबर 4 में, जो कि कल ही आ जाएगा। उसे देखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर डेली एपिसोड्स। थैंक यू।